नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बीटीसी यानी डीएलएड की राजन की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा था, इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी की बहुविकल्पीय और अतिलघु प्रश्न करा दिए हैं। अब वो आपको देखने हैं तो बीटीसी के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो आपका पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का। तो उसके मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी की एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हमारे बेंडूरा ने दिया था। इसका प्रश्न नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भाषा का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत हमारे नोम चॉम्स्की, यहाँ पर गलत दिया है दोस्तों, नोम चॉम्स्की होगा ये, नोम चॉम्स्की ने दिया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हमारे जॉन ड्यूवी हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोस्की, जीन पियाजे, पावलोव या फिर थॉमसन? तो दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जो जनक हैं वो हमारे लेव वाइगोस्की हैं। प्रश्न नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा यानी सी, प्रगतिशील विद्यालय। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, थर्स्टन तथा लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य या फिर अभिव्यक्ति? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, बुद्धि का तरल मौजिक मापन किसने दिया? केटल, गिलफर्ड, थर्स्टन या फिर स्पेयरमैन? तो दोस्तों, बुद्धि का तरल मौजिक मापन हमारे केटल महोदय जाने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों, 16 PF का प्रयोग हमारे जो है व्यक्तिगत के मापन हेतु किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक शिक्षण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी में से आपके जो पूछे जाते हैं प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शल्य चिकित्सा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि की जाती है? वो हमारी होगी सांस्कृतिक भाषा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है? तो दोस्तों, सृजनात्मकता हमारे मुख्य रूप से अवसारी चिंतन से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है? किसके लिए निहित है दोस्तों? 3 भाषा हमारी निहित हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सभी से हमारे बच्चे सीखते हैं, चाहे विद्यालय हो, परिवार हो, साथी समूह हो, सभी से हमारे बच्चे व वयस्क सभी प्रक्रिया से सीखते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 17, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता हैं? तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ये हमारे होंगे टर्मेन महोदय। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले बालक की हमारी बुद्धि लब्धि होती है हमारी 71 से कम हमारी जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 125।
चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो दोस्तों हम उन्हें सभी के साथ यानी कक्षा के साथ बालकों को बैठकर पढ़ाएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित हमारा कौन नहीं है? तो हमारा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2022 में 2015 में पूछा गया था। तो दोस्तों वाटसन के प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 संवेगों को बताया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तक। प्रश्न नंबर 23, ये भी दोस्तों आपका 2015 के बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो दोस्तों वो हमारे थे स्पीयरमैन ने द्विविधि सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2 बार पूछा जा चुका है। 2015 और 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो दोस्तों स्टेनहॉल ने हमारी किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो दोस्तों आनुवंशिकता का हमारा वाहक होता है जीन्स। जीन्स हमारे आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। ये क्वेश्चन भी आपको 2015 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करके अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये उसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन। ये भी दोस्तों 2015 में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015, 16 और 18 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या फिर उदात्तीकरण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता हमारा कहलाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को क्योंकि आपके 3 बार पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, कोहलन ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों कोहलन ने जो प्रयोग किया था वो हमारा वनमानुष पर किया था। तो दोस्तों उस वनमानुष का नाम क्या था? उस वनमानुष का नाम था हमारा सुल्तान। ये भी वह आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होना परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है हमारा अधिगम। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 बार पूछा जा चुका है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2015, 16 और 17 में ये 3 बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसको आपको ज़रा ध्यान से देखना है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसने दिया दोस्तों? तो ये दोस्तों हमारा कथन दिया था हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड इनका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो दोस्तों हमारा जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? आदत हमारा जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो दोस्तों कब करेगा? जब वह स्वतंत्र अध्ययन दिन में होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो दोस्तों वे कौन से कारक हैं? वे कारक हमारे सांस्कृतिक और प्रशिक्षण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, अपराधी बालक होते हैं। तो दोस्तों अपराधी बालक कौन से होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। तो दोस्तों शारीरिक रूप से
जो अक्षम बच्चे होते हैं उसमें हमारे दोस्तों होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक दोस्तों एक तरह की बीमारी होती है ये। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37 विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हमारे पिछड़े बालक, प्रगतिशील बालक और मंदबुद्धि बालक, ये तीनों हमारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38 साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो दोस्तों साइजोइड वर्ग में हमारे प्रतिभाशाली बालक आते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, प्रतिभाशाली बालक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों में को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन हमारा, इसका प्रश्न है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइवर का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, श्रवण दोष। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है परिपक्वता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2016 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42 थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? या फिर थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों ये, क्योंकि दोनों बार पूछा गया था 2015 में और 16 में ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43 पावलाव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो दोस्तों पावलाव ने सीखने के सिद्धांत का जो प्रयोग किया था वो हमारे किया था तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते पर। तो दोस्तों पावलाव ने हमारे एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसमें यहाँ दोस्तों गलत दिया हुआ है, वन मानुष नहीं होगा, कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलाव ने, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि 2015 और 16 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर दिया है वो गलत दिया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावलाव ने अपने सीखने सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्ली पर। दोस्तों थॉर्नडाइक ने हमारा बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कॉलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कॉलर को सीखने के सिद्धांत को हमारे ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, कॉलर का जो सिद्धांत है वो हमारे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कॉलर हमारे गेस्टाइलवादी थे, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह भिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि 2016 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल विकास का आप पेपर देंगे तो ये जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, बाल विकास की दृष्टि से। तो दोस्तों बाल विकास का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48 किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल। स्टे हॉल ने यह कहा था कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2017 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 49 प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट या फिर सी टेट में भी पूछे जाते हैं। और आपने बीटीसी की ठीक से पढ़ लिया बीटीसी किताबें तो आपका टेट भी आपसे आसानी से हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50 किसी विशेष
किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? कहलाता है हमारा अधिगम अंतरण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, अधिगम अंतरण। ये दोस्तों क्वेश्चन भी आपको 2015 में पूछा गया था, तो ये दोस्तों आपको जरा ध्यान से देखना है। व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है दोस्तों विस्मरण। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 53। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा ध्यान लगाना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? हमारा माध्य यानी मीडियन। इस तरह के प्रश्न भी आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2015 और 2017 में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपको ज़रा ध्यान से देखना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 अवस्थाओं में इसका विभाजन किया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? तो दोस्तों बालकों को जो पूर्वजों से जो प्राप्त गुण होते हैं वो हमारे कहलाता है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे थर्स्टन ने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2016 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है हमारा व्यक्तित्व। ये दोस्तों 2016 में ये भी पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण हमारे मॉर्गन एवं मरे ने किया था। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन एवं मरे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। संवेग का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों संवेग का प्रकार हमारा क्या नहीं है? तो दोस्तों ध्यान हमारा संवेग का प्रकार नहीं है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक या फिर 100 से 120। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप चैनल पर नए हैं तो DSS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।